आप में से बहुत से लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि बिटकॉइन है क्या, ये प्रॉपरली वर्क किस तरह से करता है, इसको लाया कौन है और इसकी आखिर जरूरत क्यों पड़ी है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर बिटकॉइन है क्या। तो इसको आपको मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और मनी को समझना पड़ेगा कि आखिर मनी आई किस तरह से। मैं मनी की बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक आउटलाइन दे देता हूँ, एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आखिर मनी वर्क किस तरह से करती है। 1945 में यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका के पास बहुत सा गोल्ड आ गया था और इसी बात का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को अप्रोच किया और उन्हें कहा कि वो यूएस डॉलर में ट्रेड करें। और इसी के साथ 1960s में अमेरिका सऊदी अरब के पास गया और उन्हें कहा कि वो ऑयल की ट्रेडिंग यूएस डॉलर में करें। और इन दोनों को यानी यूरोपियन कंट्रीज को और सऊदी अरब को दोनों को प्रोटेक्शन का कहा गया कि अमेरिकन आर्मी उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, साथ ही उन्हें और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जिस वजह से जो ऑयल मार्केट है और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सारा यूएस डॉलर में ट्रेड करने लग गई। इस वजह से यूएस जो डॉलर है वो एक ग्लोबल करेंसी बन के सामने आ गया। अब 1971 से पहले जितनी भी करेंसी हुआ करती थी वो सारी गोल्ड बैक थी, यानी अगर आपके पास $1 था, आप अमेरिका में किसी बैंक के पास जाते और उनको $1 देते तो उसके बदले में वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गोल्ड देते। लेकिन बहुत से रीजंस की वजह से 1971 में रिचर्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये सिस्टम खत्म कर दिया, यानी गोल्ड बैक करेंसी सिस्टम को खत्म कर दिया और फियाट करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। और फियाट करेंसी है क्या? अब फियाट करेंसी वो करेंसी है जो कि गवर्नमेंट के प्रोमिसेस से बैक है, यानी हुकूमत ने बोल दिया है कि इस स्पेसिफिक करेंसी की इतनी वैल्यू है तो उसकी उतनी ही वैल्यू है, ना उससे ज्यादा होगी ना उससे कम होगी। इसी वजह से आप देखें जो हमारे पास डॉलर है, $100 हो गया, $500, $1000, कोई भी करेंसी है तो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी वो वैल्यू है। और उस पर लोगों का ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि लोगों को यूएस की इकोनॉमी पे ट्रस्ट है, उनकी आर्मी पे ट्रस्ट है, और ये सारा कुछ बैक कर रहा है उस फियाट करेंसी को। तो अब आपको समझ आ गई है कि फियाट करेंसी है क्या। इसी तरह हर कंट्री की अपनी फियाट करेंसी है। अब इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये आता है कि गवर्नमेंट जब भी चाहे वो करेंसी को प्रिंट कर सकती है। अब ऐसा करने से आपके पास जो घर में मनी रखी हुई है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। किस तरह से, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी एग्जांपल इस तरह से आप समझें कि अमेरिकन गवर्नमेंट $100 प्रिंट करती है और $100 प्रिंट करने के बाद उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास लिमिटेड है, जो $100 है अब वो मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। अब अमेरिकन गवर्नमेंट $1000 प्रिंट कर देती है, यानी पहले $100 प्रिंट किया था, अब $1000 प्रिंट कर दिया। इसका मतलब है कि 10 टाइम्स मोर मनी मार्केट में इंजेक्ट कर दी गई है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट साइड से बात करूं तो प्रोडक्ट्स हमारे पास लिमिटेड है। इस वजह से होता क्या है कि हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तो सप्लाई लिमिटेड थी, तो इस वजह से वो महंगे हो जाते हैं, जिस वजह से आपके पास आपकी जो सेविंग्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब हम समझेंगे कि आखिर बिटकॉइन को लाया क्यों गया, बिटकॉइन है क्या। आपको ये फ्लॉस तो समझ आ गए हैं कि आखिर मनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन्फ्लेशन की। सेकंड, आप किसी बैंक में मनी रखते हैं और आप विड्रॉ करना चाहते हैं और एक बड़ी अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। हो सकता है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बैंक के पास उतनी अमाउंट ना हो जो वो आपको दे सके। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, हो सकता है कि बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कोई टाइम लग जाए, फी आपकी ज़्यादा कट हो सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जब भी चाहे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है, यानी आप ही की मनी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक नए मनी सिस्टम की इन्वेंशन हुई, एक नया मनी सिस्टम मार्केट में लाया गया। अब जो लाने वाला है उसका किसी को भी नहीं पता। कुछ लोग इसको सतोशी नाकामोटो बोलते हैं, जो कि कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ऑब्वियसली जो बिटकॉइन है जितना कॉम्प्लेक्स है वो लगता नहीं है देख के कि किसी एक इंडिविजुअल ने इसे बनाया होगा, बल्कि मल्टीपल इंडिविजुअल्स ने मिलकर इसको क्रिएट किया होगा। और इसको 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि लोगों ने बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस देख लिए थे और अब एक ऐसी मनी की जरूरत थी, एक ऐसी करेंसी की जरूरत थी जो कि इन्फ्लेशन से दूर हो, यानी वो डिफ्लेशनरी हो। अब डिफ्लेशनरी का मतलब है कि वक्त के साथ साथ उसकी कीमत बढ़ती है। अब बिटकॉइन को अगर आप समझें तो बिटकॉइन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, यानी ये मैथमेटिकल बेस्ड कोड है जो कि एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। वैल्यू किस तरह से कि आप इसको समझे, हमारे पास जितना भी बिटकॉइन दुनिया में आएगा वो सिर्फ 21 मिलियन होगा, जिसमें से 19 मिलियन अभी तक आ चुका है। अब इसको लाता कौन है? इसको जो लाने वाले हैं उनको माइनर्स कहा जाता है। आप भी माइनर बन सकते हैं। माइनर बनना कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। इसमें होता ही है कि आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती हैं
और जो सबसे पहले वो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करता है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, जिस रिवॉर्ड को बिटकॉइन कहा जाता है। अब हमारे पास इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है बिटकॉइन हाल्विंग की, लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिलहाल जो माइनिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। अब आप ये समझ रहे होंगे कि माइनिंग तो बहुत आसान है और आप सभी जाके इसमें माइनिंग कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से टैकल किया गया है कि जितने ज़्यादा माइनर्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा वो इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, यानी आम कंप्यूटर उनको सॉल्व नहीं कर सकेगा और इसी वजह से उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई कंप्यूटेशन पावर चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट चाहिए होगी। इसका मतलब है कि जो लास्ट बिटकॉइन दुनिया में माइन किया जाएगा वो आज से 116 ईयर्स बाद होगा और उस वक्त लास्ट बिटकॉइन माइन हो जाएगा और इस तरह जितनी भी बिटकॉइन की सर्कुलेशन है वो मार्केट में आ जाएगी। अब आपको इसको इस तरह भी समझना है कि जिस तरह मार्केट में सर्कुलेशन आ रही है बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती जा रही है और वो सर्कुलेशन कुछ भी नहीं है जितनी इसकी डिमांड है। तो इस वजह से ये एक डिफ्लेशनरी आइटम है जिसकी वक्त के साथ साथ प्राइस बढ़ती जाती है। ये तो आपको समझ आ गई है कि बिटकॉइन एक डिफ्लेशनरी आइटम है। अब आप ये भी समझें कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इसको कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है। आपका जिस तरह बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता था, इसको गवर्नमेंट फ्रीज नहीं कर सकती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है। और डिसेंट्रलाइज्ड क्यों है? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उस पर 1970 से वर्क हो रहा था, वो कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन बिटकॉइन को 2009 में उस पर इंट्रोड्यूस किया गया। अब अगर मैं आपको डिसेंट्रलाइज का एक्सप्लेन करूं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगी, लेकिन आप इसको इस तरह से समझें कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है। और जहां तक बात रही इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की, तो आप बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी अमाउंट्स में बहुत लेस फी के साथ दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में किसी को भी बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट बनता है हमारे पास एक मॉडर्न वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में। और अब आपको समझ आ चुकी है कि बिटकॉइन है क्या, बिटकॉइन को कौन लाया, बिटकॉइन को लाया क्यों गया, और आखिर मॉडर्न सिस्टम में जो हमारे पास फ्लॉज थे उनको टैकल करने के लिए बिटकॉइन एक नया मॉडर्न सिस्टम ले आया है जिसमें ये सारे फ्लॉज मौजूद नहीं है।